हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 12 चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने क्यू फैक्टर और रेजोनेंस का जो ट्यूनिंग सेक्शन है, ठीक है, उसको डिस्कस किया। आज हम उसके ऊपर के एग्जांपल डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट एग्जांपल यू कैन रीड दैट एट एन एयरपोर्ट अ पर्सन इज मेड टू वॉक थ्रू द डोरवे ऑफ अ मेटल डिटेक्टर। मतलब कि आप कुछ मेटल नहीं ले जा सकते अपने साथ फॉर सिक्योरिटी रीजंस। ओके, इफ शी और ही इज कैरिंग एनीथिंग मेड ऑफ मेटल, द मेटल डिटेक्टर emits a sound. On what principle does the detector work? It is very simple. Suppose you are walking through this. Okay, it is connected to the capacitor. Okay, and another circuitry, that is the alarm circuitry. Okay, clear? And you have to walk through this. So as you walk through this, and suppose you have some metal. Okay, and metal will behave like inductor. Metal will behave like a inductor. So as inductor enters, okay, it will behave like a LC circuit. Which circuit? LC circuit. And resonance takes place. So what happened? That omega is equals to what? 1 upon under root LC. Right? So as this omega changes. Why omega changes? Because L changes. Why L changes? Because as you enter with carrying a metal, that metal will behave like a inductor. So L changes. So L changes, L will change the omega, and omega will change I. I means what? Current. And as current changes, it will trigger alarm circuit. ठीक है, मतलब कि ऐसा कुछ सेटअप वहां पर दिखाया बिछाया होता है कि जिससे क्या होता है कि जैसे ही करंट चेंज हो वो अलार्म बजा देगा। करंट कब चेंज होगा वो मैंने आपको बोला, ठीक है। तो इस तरह से वो वर्क करता है। देखिए क्या लिखा है, obtain the resonant frequency omega r of series LCR circuit with L equal to 2 Henry, C equals to 32 microfarad and R equal to 10 ohm. What is the Q value of this circuit? Students, I will provide you only formula, okay, and rest you have to do. ठीक है, ये एनसीईआरटी का सम है, तो आप उसमें से आंसर्स चेक कर सकते हो। बच्चों कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको यहाँ पे बोलूंगा, ठीक है। देखिए, ऑब्टेन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर। तो ओमेगा आर कैसे करेंगे? तो 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, ठीक है, 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। अभी एल की वैल्यू कितनी है? 2, और सी की वैल्यू कितनी है? 32 माइक्रोफेरड। तो 32 इंटू 10⁻⁻6। चलो ये थोड़ा सा इजी लग रहा है इसलिए मैं कर दे रहा हूँ। 32 2 जा 64, तो अंडर रूट क्या होगा? 64 इंटू 10⁻⁻6। तो इसका मतलब अभी देखिए 64 का अंडर रूट क्या होता है? तो 8 इंटू 10⁻⁻3, या तो आप ऐसा बोल सकते हो 1000 अपॉन 8 बोल सकते हो कि नहीं, या तो 500 अपॉन 4, या तो 250/2 बोल सकते हैं। और 250/2 मतलब कि 125 हर्ट्ज, ठीक है, या रेडियन पर सेकंड ऐसा। व्हाट इज द क्यू वैल्यू ऑफ दिस सर्किट? अभी क्यू वैल्यू का फॉर्मूला क्या है बच्चों? 1 upon r under root L upon C. So 1 upon r, what is r? 10. So 1 upon 10 under root L. L is what? 2. And C is what? 32 microfarad. So 32 here and here 10⁻⁶. So 1 upon 10 under root. अभी देखिए 2 16 सा, ठीक है, तो 10⁻⁶ अपॉन 16। तो 16 का अंडर रूट होता है 4, तो मैं डायरेक्टली क्या लिख दूंगा यहाँ पे 40, और यहाँ पे 1000। 10⁻⁶ का अंडर रूट 1000 होता है, तो ये हो गया 100 अपॉन 4, तो ये कितना हो गया?
25। ठीक है, क्यू फैक्टर की कोई यूनिट नहीं होती। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्या लिखा है, रेडियो कैन ट्यून ओवर द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द पोर्शन ऑफ एमडब्ल्यू, मीडियम वेव बोलते हैं, ब्रॉडकास्ट बैंड फ्रॉम 800 किलोहर्ट्ज टू 1200 किलोहर्ट्ज। तो कहने का मतलब क्या है कि एफ मिनिमम कितना, 800 किलोहर्ट्ज, ठीक है, और एफ मैक्सिमम कितना, 1200 किलोहर्ट्ज। ठीक है, मतलब कि इतनी उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो सकती है, 800 से लेकर 1200 तक कोई भी। इफ इट्स एलसी सर्किट हैज एन इफेक्टिव इंडक्टेंस ऑफ 200 माइक्रो हेनरी, ओके, एल दिया हुआ है कितना, 200 माइक्रो हेनरी, मतलब कि 200 इंटू 10⁻⁻6 हेनरी। व्हाट मस्ट बी द रेंज ऑफ इट्स वेरिएबल कैपेसिटर, हमें क्या फाइंड करना है, सी मैक्स कितना हो सकता है और सी मिनिमम कितना हो सकता है। देखो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, सी मैक्स और सी मिनिमम कैसे मिलेगा। अभी एफ इज इक्वल्स टू, आपके पास फॉर्मूला क्या है, 1/2π√LC है, ओके। अभी एफ मैक्स अगर करे तो 1/2π√L तो कांस्टेंट है, सी क्या करना पड़ेगा, मिनिमम की मैक्सिमम, अच्छी तरीके से सोचो, सी डिनोमिनेटर में है तो सी करना पड़ेगा मिनिमम। ठीक है, अभी उसका स्क्वायर करते हैं तो एफ स्क्वायर मैक्स इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 1/4π² एल सी मीन। ठीक है, तो सी मीन इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों हमें, सी मीन इज इक्वल्स टू 1/4π² एल एफ स्क्वायर मैक्स। ठीक उसी तरह सी मैक्स अगर आपको फाइंड करना है, सिमिलरली अगर ऐसा बोलो तो क्या आंसर आएगा, 1/4π² एल एफ स्क्वायर मीन। ठीक है, देखो आपके पास एफ मीन और एफ मैक्स दोनों की वैल्यू है, आपके पास एल की भी वैल्यू है, तो अगर आप इसकी वैल्यू रिप्लेस करते हो तो आपको आंसर मिलेगा क्या, सी मिनिमम जो आपको मिलेगा वो मैं आपको बोल देता हूँ, आप चेक कर लेना, 87.9, मतलब कि नियरली 88 माइक्रोफेराड मिलेगा। ठीक है, नियरली, सॉरी पिकोफेराड। ठीक है, और सी मैक्सिमम 197.8, मतलब कि नियरली 198 पिकोफेराड मिलेगा। ठीक है, ओके, समझ में आ गया आपको अच्छी तरीके से। ये एग्जांपल बच्चों बहुत 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, फिर कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा टफ है, इसलिए 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, और ये थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड है ऐसा, तो बच्चों के लिए इजी रहता है, इसलिए स्कोरिंग के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी एग्जांपल 7.11 देखिए, फिगर 7.21 देख रहे हो, shows a series LCR circuit connected to a variable frequency, ओके, 230 वोल्ट सोर्स। बच्चों ये VRMS है, ये क्या है, VRMS, L दिया है, C दिया है, R दिया है। डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव द सर्किट इन रेजोनेंस। ओके बच्चों, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, FR। ठीक है, FR इज इक्वल्स टू क्या होगा, आपको याद होना चाहिए, 1/2π√LC। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर किसमें, हर्ट्ज में। अगर रेडियन पर सेकंड में फाइंड करना है तो √LC। देखो आपको L और C की वैल्यू दी गई है क्या, देखिए अच्छी तरीके से, देखिए अभी मैं यहाँ पे रख रहा हूँ √L, L की वैल्यू कितनी है 5 और C की वैल्यू कितनी है 80 माइक्रोफेराड, 85 जा 400, 400 होता है, ओके, 400 का अंडर रूट कितना होता है 20, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दे रहा हूँ 20 और 10⁻³ तो 1000 अपॉन 20 हो गया,
तो 100/2, तो ये क्या हो गया 50 हर्ट्ज, ऐसा भी आप बोल सकते हो, या तो 50 रेडियन पर सेकंड। फिर क्या है, obtain the impedance of the circuit and amplitude of the current at the resonant frequency। बच्चों आपको याद होना चाहिए Z is equals to R at resonant frequency, resonant frequency, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, Z is equals to R की वैल्यू सीधे सीधे रख दो, R कितना है 40, so directly you will get answer Z is equals to 40 ohm। and amplitude of the current मतलब कि I0 फाइंड करना है, तो I0 is equals to V0 upon Z आएगा। अभी V0 तो दिया नहीं है, VRMS दिया है, तो VRMS into √2 कर दो तो आपको V0 मिलेगा, अपॉन Z करो, VRMS कितना दिया हुआ है देखिए 230, so 230 into √2 अपॉन Z, तो Z इज इक्वल्स टू तो R है, और R इज इक्वल्स टू कितना है, R इज इक्वल्स टू है 40। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो इस तरह आप मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट फाइंड कर सकते हो। अभी C देखिए, ये जो हमने किया ये B था, ये जो पहला किया वो A था। डिटरमाइन द RMS पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 3 एलिमेंट्स ऑफ द सर्किट, show that the potential drop across L-C combination is 0 at the resonant frequency। ओके कोई बात नहीं, चलिए अभी VRMS हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, VRMS। तो VRMS का मतलब क्या है, IRMS इंटू Z। ठीक है, ये तो मेन फॉर्मूला है, VRMS इज इक्वल्स टू IRMS इंटू Z। लेकिन अक्रॉस R अगर फाइंड करना है, VRMS अक्रॉस R, तो इसका मतलब क्या होगा, IRMS इंटू R। ठीक, अभी VRMS अक्रॉस L फाइंड करना है, तो इसका मतलब क्या होगा, IRMS इंटू L, नहीं ओमेगा L। ठीक है, अच्छी तरीके से याद होना चाहिए बच्चों आपको। फिर VRMS C, तो इसका मतलब क्या फाइंड करना है आपको, IRMS इंटू 1/ओमेगा C। समझ में आ रहा है ना आपको, ओके। देखो मैं ओमेगा 0 यहाँ पे रख रहा हूँ, क्यों, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोला है, और आपको पता है कि ओमेगा 0L इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा 0C, पता है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है, therefore VRMSL इक्वल्स टू VRMSC। समझ में आया, क्यों, ये पता है ना आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का ऐसा रिलेशन है। तो यहाँ पर हमें, अच्छा आप बोलोगे सर IRMS कैसे सेम हो गया, दे आर इन द सीरीज, सी दे आर इन द सीरीज, so in the series combination, okay, current is the same, but what about voltage, see current is here, but voltage across inductor is here, and voltage across capacitor is here, so what you can say that they are out of phase, means what, V net across LC combination या LC combo is equals to VL minus VC। ठीक है, but VL equal to VC, therefore VL minus VC is equals to 0 वोल्ट। समझ में आया कि नहीं। और बच्चों रही RMS वोल्टेज फाइंड करने की बात, तो IRMS आपके पास है, IRMS से आप IRMS की वैल्यू यहाँ पे रख दो और इंटू R कर दो। यहाँ पर ओमेगा 0 की वैल्यू भी हमें मिल चुकी है, वहाँ यहाँ पर भी आप C आपके पास है, IRMS है, तो अब सारी वैल्यू रख के आप इजीली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, आप बोलोगे सर IRMS तो हमने फाइंड नहीं किया, क्या फाइंड नहीं किया, I0 फाइंड किया है, या तो देखिए, अच्छा चलिए मैं IRMS आपको फाइंड करके देता हूँ। IRMS इज इक्वल्स टू VRMS अपॉन R। ठीक है, अब तो ठीक है, क्यों R मैंने बोला, क्यों, क्योंकि रेजोनेंट पे सिर्फ R ही होता है, रेजोनेंस पे याद कीजिए
ठीक है, यही तो खासियत है रेजोनेंस की। ये रेजोनेंस पे इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस तीनों है, लेकिन इफेक्ट किसका दिखाई देता है? आर का। क्यों? क्योंकि एल और सी आपस में लड़के मर गए, इसलिए। Keeping the source frequency is equals to the resonating frequency of the series LCR circuit. If the three elements L, C and R are arranged in parallel, show that the total current in the parallel circuit is minimum. अच्छा, हमने रेजोनेंस में क्या पढ़ा था कि रेजोनेंस पे करंट कैसा होता है? मैक्सिमम। लेकिन जब L, C एंड R सीरीज में होते हैं, यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि सोचो ये है L, सोचो ये है C और सोचो ये है R। ठीक है, ये तीनों एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट किए गए? पैरेलल में। ठीक, पैरेलल कनेक्शन है L, C, R। ओके, एंड वोल्टेज V equals to V0 sin omega t. Suppose like this. Okay, now what is asked? Show that the total current in parallel LCR circuit is minimum at this frequency. कौन सी फ्रीक्वेंसी? रेजोनेंट वाली फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे जो करंट जा रहा है वो तीनों में डिवाइड होगा। अभी हम फेजर से सॉल्व करेंगे। तीनों में क्या चीज सेम होगी? वोल्टेज। तो तीनों का वोल्टेज ऐसा होगा, तीनों का मतलब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। आप बोलोगे सर आप तो 0 0 लिख रहे हो, लेकिन क्या क्यों लिख रहा हूं भाई? बिकॉज दे आर इन द पैरेलल, दैट्स व्हाई। अभी इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर में करंट लैग करता है, तो यहाँ पर मैं IL लिख देता हूँ। कैपेसिटर में लीड करता है, ठीक है, और रेजिस्टर में सेम फेज होता है। तीनों को कंबाइन कर दो, तो तीनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो ये हो गया हमारा V0, ठीक है, फिर ये हो गया हमारा IL, ठीक है, IL हो गया, सॉरी बच्चों माफ करना, IC, ये हो गया IL और ये हो गया IR, ठीक है। सोचो अभी IC बड़ा है IL से, तो इतना IC माइनस IL हो गया, तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट करंट। सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बोलने जा रहा हूँ कि करंट लीड कर रहा है। क्या कर रहा है? करंट लीड, कितने? 5 एंगल से, ठीक है। वो जो कि यहाँ पे हमको डिस्कस करने को नहीं बोला है, लेकिन मैंने फिर भी आपको बोल दिया। तो I इज इक्वल्स टू क्या होगा? I इज इक्वल्स टू, जैसा कि हम पहले से करते आ रहे हैं, IC माइनस IL का स्क्वायर प्लस IR स्क्वायर। अभी इस इक्वेशन पे मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूंगा। बच्चों ये पहला जो ब्रैकेट है IC माइनस IL, ठीक है, ये IC माइनस IL या नेगेटिव हो या पॉजिटिव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसका स्क्वायर है, इसलिए ये आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। और IR ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर IC माइनस IL की वैल्यू 0 हो जाए, कितनी हो जाए? 0, तो I की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। सोचो, हमने Z में सोचा था सीरीज में, क्या? देखिए मैं यहाँ पे Z लिख रहा हूँ, Z इज इक्वल्स टू क्या था? अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, ऐसा हमने लिखा था। फिर हमने XL इक्वल टू XC कर दिया, रेजोनेंस में उसको मार दिया, तो हमें ये Z मिनिमम मिला। और फिर I इक्वल्स टू हम V अपॉन Z करते थे, तो Z मिनिमम था, इसलिए हमने करंट को मैक्सिमम कर दिया, और करंट मैक्सिमम करके सिर्फ ऐसा ग्राफ प्लॉट कर दिया और बहुत सारा उस पर डिस्कशन किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो Z है वो मिनिमम हो रहा था ना, ये 7.17 जो एक्सरसाइज में हम बात कर रहे हैं, उसमें यहाँ पर ये IC माइनस IL अगर इक्वल हो गया, अच्छा कैसे इक्वल होगा देखिए। अभी IC इज इक्वल्स टू क्या होगा? IC इज इक्वल्स टू होगा V0 अपॉन XC, मानते हो? IL इज इक्वल्स टू क्या होगा? V0 अपॉन XL प्लस V0 अपॉन R का स्क्वायर, ठीक है। अभी हमें तो वही फ्रीक्वेंसी लेने को बोला है,
ठीक है। एट ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा 0 XC इज इक्वल्स टू XL। XC और XL दोनों सेम होते हैं। XC की वैल्यू क्या है 1 अपॉन ओमेगा सी और XL की ओमेगा एल, ठीक है, दोनों सेम होते हैं। तो दोनों सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर IC इज इक्वल्स टू IL। कैसे, अभी IC इज इक्वल्स टू देखो ना आप, V0 अपॉन XC है कि नहीं। IL इज इक्वल टू देखो क्या है, V0 अपॉन XL है। तो न्यूमरेटर तो सेम है दोनों का, डिनोमिनेटर भी दोनों के सेम हो गए। Therefore their magnitude becomes equal, and because their magnitude become equal, what you can say directly, I equals to V0 upon R. Okay, V0 upon R. Why? Because these got cancelled, and because this got cancelled, one term get cancelled in the under root. Therefore, you can say this is the minimum value of current in the circuit. ठीक है, और इम्पीडेंस की कैसी वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, वो कैसे डिराइव करेंगे, तो देखिए देखिए ये 1 अपॉन जेड होगा ना, 1 अपॉन जेड। कैसे, अच्छा आप बोलोगे सर ये क्या कर रहे हो, हम कुछ पता नहीं चल रहा है। अच्छा, करंट का तो पता चल गया, ये मिनिमम होगी। अभी हमें आई मिला था ना, आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, V0 अपॉन जेड होता है। अभी अंडर रूट की बात करें तो V0 इसमें से कॉमन निकल गया, 1 अपॉन XC माइनस 1 अपॉन XL, ठीक है, प्लस V0 अपॉन R, यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे हम बच्चों, स्क्वायर V0 अपॉन R का स्क्वायर। ओ यार मैं क्या टाइम पास कर रहा हूँ, आप बोलोगे सर डायरेक्टली बोल दो ना प्लीज। क्यों डायरेक्टली, मतलब आई मिनिमम इज इक्वल्स टू V0 अपॉन जेड, ठीक है, इसको छोड़ो, ये जो मैं राउंड कर रहा हूँ इसको छोड़ो। आई बिन इक्वल टू V0 अपॉन जेड, अभी V0 कांस्टेंट है, तो आई मिनिमम कब होगा, जब जेड कैसा होगा, मैक्सिमम। इट्स वेरी सिंपल। ओके, तो यहाँ ही हमें पता चल गया। और अगर जेड मैक्सिमम की वैल्यू अगर आपको सॉल्व करनी है तो देखिए ये V0 अंडर रूट का V0 स्क्वायर अंडर रूट का V0 स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, और कितना आएगा जेड मैक्स। तो ये पहला तो जो है ये इतना तो चला गया, तो जेड मैक्स इज इक्वल्स टू आर आएगा। मतलब कि जेड मैक्स इज इक्वल्स टू बी आर हो सकता है और जेड मिनिमम इज इक्वल्स टू बी आर हो सकता है। फिर obtain the current RMS value in each branch of the circuit for elements. The sources specified in the exercise 7.11 for this frequency. अच्छा, तो L, C और R में हमें RMS करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों मैं आपको एक बात बोल दूं, चलो मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ, बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है। आप खुद से ट्राई करो, आपको करंट चाहिए, करंट कैसे मिलेगा सोचो। करंट चाहिए आपको, आपको क्या चाहिए, करंट। आपके पास वोल्टेज है, वोल्टेज दिया हुआ है, आप बोलोगे सर इस एग्जांपल में नहीं दिया हुआ है। ओके, थोड़ा पीछे जाओ, वहां पे दिया हुआ है, थोड़ा पीछे जाओ, मतलब अगला जो एग्जांपल हमने सॉल्व किया था ना उसमें, वही एग्जांपल कौन सा है, एक्सरसाइज 7.11 है, ठीक है। मैं यहाँ साथ साथ सॉल्व करवा रहा हूँ, इसका मतलब हमें एक्सरसाइज सॉल्यूशन की इस चैप्टर में ज्यादा जरूरत नहीं होगी। 2-3 एग्जांपल अगर रह गए तो मैं उसको एक्सरसाइज सॉल्यूशन में करवा दूंगा, ठीक है, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, कोई बात नहीं। अभी देखिए आई आर एम एस इज इक्वल्स टू होता है वी आर एम एस अपॉन जेड, समझ में आया। अभी आई आर एम एस इज इक्वल्स टू वी आर एम एस अपॉन जेड हुआ और वी आर एम एस अपॉन आर हुआ, ये तो हमने कॉमन बात की। अगर हमें इंडिविजुअली देखना है तो आई आर एम एस अक्रॉस एल इज इक्वल्स टू क्या देखना होगा, वी आर एम एस अक्रॉस वी आर एम एस अपॉन एक्स एल, एक्स एल देखना होगा, एक्स एल, सॉरी हाँ बच्चों, एक्सएल मतलब कैसा है एक्सएल, ऐसा एक्सएल, ठीक है। अभी वी आर एम एस क्या है हमारे पास, वी आर एम एस कितना है, चलिए कर देखते हैं। वी आर एम एस है 230, 230 और एक्सएल, एक्सएल क्या है ओमेगा एल,
या तो ओमेगा 0L। बच्चों मैं एक चीज यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा जो आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा इजी रखेगी। ओमेगा 0 इज इक्वल टू 1/√LC होता है, मानते हो? और ये होता है L। तो इसका मतलब देखिए ये √L और ये L कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा 230 √C/L। अभी C की वैल्यू ऐसी दी है कि C और L, देखिए C कितना दिया है, देखिए C दिया हुआ है 80 और L कितना दिया हुआ है, देखिए देखिए अच्छी तरीके से 5। ठीक है, तो 16 हो सकता है। तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको अच्छी तरीके से? ठीक है, फिर उसी तरह अब देखिए IRMS अक्रॉस L और IRMS अक्रॉस C करोगे तो आपको VRMS/XC करना पड़ेगा। अभी बच्चों XL इक्वल टू XC था, तो इसका मतलब ये कितना होगा IRMS अक्रॉस L। ठीक है, C और L की वैल्यू मैंने आपको बोल दी, तो अगर आप वो वैल्यू रिप्लेस करते हो तो आपको आंसर मिलेगा कितना 0.92 एम्पियर। कितना मिलेगा 0.92 एम्पियर। अगर रेजिस्टर के फाइंड करना है रेजिस्टर का, तो IRMS तो वो कितना होगा VRMS/R। वेरी सिंपल। ओके, तो VRMS है आपके पास कितना 230 और R कितना दिया हुआ है 40। ठीक है, तो इसका आंसर आपका आएगा 5.75 एम्पियर। हालांकि वो करंट कट हो जाएगा तो नेट करंट इतना ही आएगा। ठीक है, 5.75। अभी देखिए क्या दिया है, ऑब्टेन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड क्यू फैक्टर। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, ऑब्टेन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड क्यू फैक्टर। बच्चों रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मैं डायरेक्टली आपको बोल देता हूँ, ओमेगा 0 इज इक्वल्स टू 1/√LC। ठीक है, और क्यू फैक्टर का फॉर्मूला बोल देता हूँ 1/R√L/C। इसकी वैल्यू आप रखिए बच्चों, 1/√LC है, तो L कितना है, L है 3 और C कितना है 27 माइक्रोफेराड है ना, -6। अभी 27 3 कितना होता है 81। 81 का अंडर रूट कितना होता है 9, तो 9 इंटू, तो ये हो गया 1000/9। ठीक है, तो आपको आंसर मिलेगा 111 नियरली इतना मिलेगा रेडियन पर सेकंड। अभी इतना कैलकुलेशन तो बच्चों आना चाहिए आपको। ठीक है, और क्यू फैक्टर की बात करते हैं तो आर कितना है 1/7.4 अंडर रूट एल कितना दिया हुआ है 3। ठीक है, और सी कितना दिया हुआ है 27। तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ 27 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, तो 3 9 जा, तो यहाँ पर देखिए फिर से हो गया ये 7.4। 9 का अंडर रूट क्या होता है 3 और ऊपर 1000 लिख देता हूँ। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको आंसर मिलेगा 45। ठीक है, सॉल्व करना। अभी क्या करना है देखिए, it is desired to improve the sharpness of the resonance of the circuit by reducing the full width at the half maximum by a factor of 2. Suggest a suitable way. अच्छा, आपको कुछ पता नहीं चला, ये जो है चुम ऐसा है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या मिला ओमेगा 0। हमें ऐसा करना है, हमें इसकी विड्थ है ना वो कम करनी है ताकि शार्पनेस ज्यादा हो। शार्पनेस जितना ज्यादा उतनी क्लियरिटी ज्यादा। अभी क्यू फैक्टर को डबल करना है तो एल और सी को तो चेंज नहीं कर सकते। सोचो क्यों, क्योंकि हमें ओमेगा 0 चेंज नहीं करना है। ओमेगा 0 चेंज, एल और सी अगर चेंज करेंगे तो ओमेगा 0 चेंज हो जाएगा। ठीक है, हाँ ऐसा है कि एल को डबल करो सी को हाफ कर दो तो कुछ चेंज इतना नहीं होगा, लेकिन दोनों को चेंज करना होगा ना। इससे अच्छा है कि आर को चेंज करें, आर को क्या कर दे हाफ कर दे। ओके, तो इसका मतलब है सुटेबल वे कौन सा है, मेक
और हाफ द रेजिस्टेंस, हाफ द रेजिस्टेंस। कितना है रेजिस्टेंस? 7.4 है, तो 3.7 कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर मिल जाएगा मतलब सॉरी, आपका जो रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा कंसेप्चुअल डिस्कशन, आइए देखें। In any AC circuit, is the applied instantaneous voltage is equal to algebraic sum of instantaneous voltage across series and the element? Yes, बच्चों instantaneous सेम ही होता है। instantaneous का मतलब V equals to V0 sin ओमेगा t। तो हर टाइम पे कितना वोल्टेज है तो वो हमेशा कैसा होगा? अल्जेब्रिक सम ही होगा। लेकिन अगर मैक्सिमम या तो RMS की बात करें, is the same true for the RMS voltage? No. Why? Because of phase difference. ओके आप बोलोगे सर इसमें क्या फेज डिफरेंस नहीं होता इंस्टेंटेनियस में? हाँ, लेकिन उस फेज डिफरेंस को हम साइन के साथ डील करके बाद में जो वोल्टेज आएंगे ना, वो इंस्टेंटेनियस होगा, तो वो सिंपली ऐड ही हो जाएगा। ठीक है, याद रखना इंस्टेंटेनियस अलजेब्रिक सम होता है, लेकिन ये वोल्टेज अलजेब्रिक सम नहीं होता। A capacitor is used in the primary circuit of the induction coil. क्यों? देखो इंडक्शन कॉइल क्या करती है? हाई वोल्टेज जनरेट करती है। हाई वोल्टेज से क्या होता है? स्पार्किंग। क्या होता है? स्पार्किंग। सो टू अवॉइड स्पार्किंग, टू अवॉइड स्पार्किंग, ठीक है, हम क्या कनेक्ट करते हैं? वी कनेक्ट कैपेसिटर। क्यों? ताकि इतना ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप ना हो। वोल्टेज ड्रॉप ना किस लिए नहीं होगा? क्योंकि कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, चार्ज होगा तो वोल्टेज इसका बढ़ा रहेगा, तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इतना ज्यादा क्रिएट नहीं होगा, तो स्पार्किंग भी कम होगा। तो इसका मेन रीजन क्या है? टू अवॉइड द स्पार्किंग। इंडक्शन कॉइल हालांकि आपके सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं है, इसीलिए आपको इतना ज्यादा पता नहीं चलेगा। इंडक्शन कॉइल मतलब कि वो सेल्फ इंडक्शन, और वो तो हमने डिस्कस किया ही, ठीक है। लेकिन इंडक्शन कॉइल का अपना ही एक दूसरा कंसेप्ट है, ठीक है। आप हायर इंजीनियरिंग में इसको बहुत डिटेल में पढ़ोगे, इंडक्शन कॉइल, ठीक है। ये सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, वो तो सिर्फ हमने इंट्रोडक्टरी ही पढ़ा है, ऐसा आप मानो। अच्छा, सी क्या है? एन अप्लाइड वोल्टेज सिग्नल कंसिस्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ डीसी वोल्टेज एंड एन एसी वोल्टेज ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी। कैसी फ्रीक्वेंसी है? हाई फ्रीक्वेंसी। The circuit consists of an inductor and a capacitor in series. Show that DC signal will appear across C and AC across L. बच्चों बहुत सिंपल है, देखिए ये कैपेसिटर है, ये इंडक्टर है, ठीक है। यहाँ से एक आदमी आ रहा है, ठीक है। ऐसा सोचो पहले, ऐसा ऐसा आप समझ में अच्छी तरीके से आएगा। अगर ये आदमी जो आ रहा है यहाँ से, अगर कैपेसिटर बोलेगा कि नहीं मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, तो इसका मतलब वो आदमी यहाँ पर ही रहेगा। अगर कैपेसिटर बोलेगा कि नहीं चलो मैं तुझे जाने दूंगा, तो वो यहाँ पे नहीं रहेगा। इंडक्टर बोलेगा चलो मैं तुझे जाने दूंगा, तो वो यहाँ पे नहीं रहेगा। अगर वो बोलेगा कि नहीं मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, तो वो यहाँ पे होगा। समझ में आया? अभी देखिए इन दोनों का एक्स सी इज इक्वल्स टू क्या है? 1/2πfc, और XL इक्वल टू क्या है? 2πfl। अभी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो XL ज्यादा होगा, XL ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या होगा? रेजिस्ट ज्यादा करेगा। अभी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो ये किस में होगा? ये होगा AC में। तो AC को कौन रोक के रखेगा? XL। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन अपीयर होगा? AC। अभी फ्रीक्वेंसी अगर कम होगी, फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो इसका मतलब XC ज्यादा, XC ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा। तो कम फ्रीक्वेंसी वाले को कौन रोक के रखेगा? XC। कम फ्रीक्वेंसी किस में होती है? DC में। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या अपीयर होगा? DC। ठीक है, वेरी सिंपल आंसर, बिकॉज कैपेसिटेंस हैज very less capacitive reactance in case of DC. Okay, sorry, very high capacitive reactance, मैंने गलती कर दी, and inductor has very high inductive reactance in AC. That's why. Okay, now D.
A choke coil in series with a lamp is connected to a DC line. A lamp is seen to shine brightly. The insertion of an iron core in the choke coil causes no change in the lamp's brightness. Predict the corresponding observation in if the connection is to an AC line. बच्चों ये ऑलरेडी हमने एक एग्जांपल में डिस्कस कर ही लिया है. कैसे? देखिए मैं क्या बोलता हूँ, ये इंडक्शन कॉइल है और ये बल्ब है, ठीक है, और ये किसके साथ कनेक्टेड है? डीसी के साथ. अभी डीसी है तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी 0 है, तो XL इज इक्वल्स टू 2 पाई 0 इंटू एल, क्योंकि 2 पाई FL होता है तो ये 0 होगा. तो इंडक्शन एक सिंपल वायर की तरह ही बिहेव करेगा, मतलब कि इसके अंदर आप कुछ डालो कि नहीं डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिहेव एज वायर. लेकिन अगर वही इंडक्टर को आप किसके साथ कनेक्ट करो? एसी के साथ. ये बल्ब है, किसके साथ कनेक्ट करो? एसी के साथ. तो एसी में तो फ्रीक्वेंसी नॉन जीरो होती है, नॉन जीरो होती है मतलब इसका एक्सएल होता है. अगर अगर अच्छा देखो एक करंट कितना फ्लो होगा, एक बार तो मैंने डिस्कस कर लिया है, फिर भी मैं बोलता हूँ V0 अपॉन एक्सएल. अभी एक्सएल इज इक्वल्स टू क्या होगा? 2 पाई FL. अगर आप इसके अंदर कुछ डालते हो रोड वोड तो इससे क्या होगा? L इंक्रीज होगा, जिससे L इंक्रीज होगा तो XL इंक्रीज होगा, और अगर XL इंक्रीज हुआ तो I0 क्या होगा? डिक्रीज होगा. तो मतलब कि बल्ब की जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाएगी. पहले केस में बल्ब की ब्राइटनेस में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन दूसरे केस में एक्सेल चेंज हो रहा है, इसीलिए उसकी ब्राइटनेस में चेंज आएगा और वो कम होगी. कब? जब आप रोड अंदर डालोगे. ठीक है, अभी ई डिस्कस करते हैं. क्या हमने डी डिस्कस किया ना, वो यही था. हाँ, ई. Why is choke coil needed in the use of fluorescent tube with AC main? Why can we not use ordinary resistor instead of a choke coil? देखो एक बहुत ही सिंपल मैं आपको बात बोलूं कि यहाँ पर ये मैंने रेजिस्टर लगाया, ये लगाया मैंने इंडक्टर, और ये है एसी मेन सप्लाई. ठीक है, मुझे यहाँ पर ये 230 वोल्ट है. ठीक है, मुझे यहाँ पर सोचो कि मुझे 100 वोल्ट ही चाहिए, तो इसका मतलब रेजिस्टर कितना वोल्टेज खाएगा? अच्छी तरीके से देखो, 130 वोल्ट खाएगा. ये तो मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, आप प्लीज इसको डायरेक्टली ऐसा कंसीडर मत करना कि इंडक्टर 100 वोल्ट ही खाएगा. अभी 130 वोल्ट खाएगा तो इसके करस्पॉन्डिंग हीट लॉस भी होगा. क्या होगा? हीट लॉस होगा. ठीक है, और अच्छा मैं एक चीज भूल गया, यहाँ पर मैंने एक ट्यूबलाइट भी लगाई है. क्या लगाई है? ट्यूबलाइट. ठीक है, ओके, चलो चलो, सॉरी सॉरी, ये जो डिस्कशन है पूरा फिर से करते हैं. फिर से मतलब कि ट्यूबलाइट वाला साथ में लेके डिस्कशन करते हैं. सॉरी बच्चों, क्या आपको अच्छी तरीके से समझ में आया? देखो मैंने ट्यूबलाइट लगाई और ये है, और ये एसी. ठीक है, ये 230 वोल्ट, ट्यूबलाइट को 100 वोल्ट चाहिए सोच, और ये रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस कितना खाएगा? 130 वोल्ट. ठीक है, अभी कोई बात नहीं, चलो हमें हमें 100 वोल्ट चाहिए था, हमें मिल गया, लेकिन यहाँ पर क्या होगा बच्चों? हीट लॉस होगा. क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस हीट लॉस करता है. अभी इसके अलावा अगर मैंने यहाँ पे इंडक्टर लगाया और यहाँ पर क्या है? ये क्या है? ट्यूबलाइट. सोचिए, फ्लोरेसेंट ट्यूब. ठीक है, अब बोलोगे सर आप क्या बोल रहे हो, ये 100 वोल्ट खाएगा, कोई बात नहीं, ये भी फिर से 130 वोल्ट खाएगा. लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि ये जो 130 वोल्ट है वो इंडक्टर है, इसलिए यहाँ पे नो हीट जनरेशन. ठीक है, हीट जनरेशन नहीं होगी, इंडक्टर हीट जनरेट नहीं करता. हमने इंडक्टिव कॉइल में देखा था कि पावर 0 होता है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमें हीट लॉस कम करना है तो हमें रेजिस्टर की जगह पर हमें क्या लगाना चाहिए बच्चों? इंडक्टर. चॉक कॉइल में आपने देखा होगा, फ्लोरेसेंट ट्यूब में वो चॉक कॉइल होती है ना, वो इसीलिए होता है. ठीक है, तो आज हमने रेजोनेंस और ये सारे जो ऐसे सर्किट के बारे में डिस्कस किया. ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, and in the next section we are going to discuss power. Okay, especially power in the circuit. Okay, thank you and namaskar.